नमस्कार। आज हम एक काफ़ी अहम सुप्रीम कोर्ट फैसले पर बात करेंगे। अनिल राय बनाम बिहार राज्य, ये 2001 का जजमेंट है जी। और इसमें सिर्फ कानूनी मुद्दे ही नहीं है बल्कि एक सिस्टम की मतलब अदालती प्रक्रिया की एक बड़ी प्रॉब्लम पर भी ध्यान खींचा गया है। हाँ, बिल्कुल। ये केस दोहरे हत्याकांड का था और इसमें हम ये देखेंगे कि भारतीय दंड संहिता की धारा 149 मतलब कॉमन ऑब्जेक्टिव या जिसे सामान्य उद्देश्य कहते हैं, उसे अदालत ने कैसे परखा। अच्छा। और साथ ही जो शायद इससे भी ज्यादा जरूरी बात है वो ये कि हाई कोर्ट में फैसले सुनाने में जो बेतहाशा देरी होती है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कितनी सख्त टिप्पणी की और क्या दिशा निर्देश दिए। तो पहले जरा संक्षेप में बताएं कि ये मामला था क्या आखिर। जी, तो ये घटना 1989 की है। बिहार में दो व्यक्ति थे, लाल मुनि राय और चंद मुनि राय, उनकी हत्या कर दी गई थी। ओके। निचली अदालत ने पहले 9 लोगों को दोषी पाया। मामला फिर पटना हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट ने 7 लोगों की सजा तो कंफर्म कर दी, लेकिन 2 अभियुक्तों को बरी कर दिया मुख्य आरोपों से। अच्छा, 2 बरी हो गए। हाँ, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जैसा कि अक्सर होता है। और यहीं पर वो धारा 149 यानी सामान्य उद्देश्य वाली बात अहम हो गई। बिल्कुल। और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ एक बहुत ही कह सकते हैं बारीक लेकिन महत्वपूर्ण फर्क को साफ किया। क्या फर्क था वो? देखिए, कोर्ट ने माना कि हाँ, अभियुक्त संख्या A3 से A7 ये लोग गैरकानूनी सभा का हिस्सा थे। वो घातक हथियारों से लैस भी थे और उनका इरादा दंगा करने का था, मतलब धारा 148 के तहत। ठीक है। लेकिन जो अभियोजन पक्ष था वो ये साबित नहीं कर पाया कि उन सबका साझा इरादा हत्या करना भी था, यानी धारा 302(149) वाला मामला नहीं बना। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मतलब हथियार लेकर भीड़ में होना अपने आप में हत्या के कॉमन ऑब्जेक्टिव का सबूत नहीं माना गया। सही कहा। कोर्ट ने कहा कि हत्या का जो मुख्य काम था, यानी गोली चलाना जिससे मौत हुई, वो असल में A1 अविनाश चंद्र राय और A2 सुभाष चंद्र राय का अपना मतलब व्यक्तिगत काम था। अच्छा। और मजे की बात यह कि A2 तो उस भीड़ में शामिल भी नहीं था। उसने तो अपने घर के बरामदे से गोली चलाई थी। अरे, तो फिर A3 से A7 का क्या हुआ? उनकी सजा का? उनकी सजा को बदल दिया गया। धारा 302(149) जो हत्या के लिए थी, उसे हटाकर धारा 148(149) लगा दी गई, जिसका मतलब है हथियार बंद होकर दंगा करना। कम सजा हो गई मतलब। हाँ, और ये राहत A7 सत्यनारायण यादव को भी दी गई। हालांकि उसकी SLP यानी स्पेशल लीव पेटिशन पहले खारिज हो चुकी थी। कोर्ट ने यहाँ न्याय किया। ये तो हुआ कानूनी पहलू। सबूतों के लिहाज से भी कुछ खास बातें सामने आई इसमें, जैसे आपसी रंजिश का मामला। हाँ, वो भी आया। देखिए, दुश्मनी के बारे में कोर्ट ने कहा कि ये 2-धारी तलवार होती है। ये जुर्म का मोटिव भी हो सकती है और किसी को झूठा फंसाने का कारण भी। इसलिए अगर गवाहों में दुश्मनी है तो उनकी गवाही को बहुत ध्यान से परखना चाहिए। लेकिन खारिज नहीं कर सकते सिर्फ दुश्मनी के आधार पर? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर गवाही बाकी चीजों से मेल खाती है, भरोसे लायक लगती है, तो सिर्फ पुरानी दुश्मनी है ये कहकर उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और FIR लिखाने में देरी, ये भी अक्सर एक मुद्दा बनता है। हाँ, बनता है। इस पर कोर्ट ने साफ कहा कि FIR लिखवाने में अगर थोड़ी देरी हो भी जाए तो उससे केस तब तक कमजोर नहीं होता जब तक वो देरी बहुत ज्यादा ना हो, या उसका कोई वाजिब कारण न दिया गया हो, या फिर उस देरी से अभियुक्त के खिलाफ कोई पक्षपात ना पैदा हो रहा हो। अच्छा। FIR का जो मुख्य उद्देश्य है वो तो बस कानून को हरकत में लाना है। उसमें हर छोटी डिटेल या हर गवाह का नाम होना जरूरी नहीं है। सही है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मेडिकल रिपोर्ट कुछ कहती है और चश्मदीद गवाह कुछ और। जैसे हथियार कौन सा था, बंदूक थी या राइफल? बिल्कुल। इस पर भी कोर्ट का स्टैंड क्लियर था। उन्होंने कहा कि अगर चश्मदीद गवाह की गवाही भरोसेमंद है, मतलब विश्वसनीय है, तो उसे ज्यादा महत्व दिया जाएगा, भले ही मेडिकल राय थोड़ी अलग हो। हाँ, भले ही वो बंदूक की जगह राइफल बता रहा हो या ऐसी छोटी मोटी बातें हों। असल में प्रत्यक्ष साक्ष्य को काल्पनिक चिकित्सा राय पर वरीयता दी जाती है। और अगर कोई गवाह होस्टाइल हो जाए, मतलब अपनी बात से मुकर जाए। हाँ, जैसे इस केस में PW12 मुक्ति सिंह होस्टाइल हो गए थे, लेकिन कोर्ट ने कहा कि अगर कोई गवाह होस्टाइल हो भी जाता है तो उसकी पूरी गवाही को एकदम से मिटा नहीं दिया जाता। अच्छा। हाँ,
अगर उसकी गवाही का कोई हिस्सा दूसरे भरोसेमंद सबूतों से मेल खाता है तो उस हिस्से को माना जा सकता है। ये सब तो ठीक है, लेकिन इस केस की एक बात ने तो सुप्रीम कोर्ट को भी काफी चौंका दिया था। वो थी फैसले में देरी। हाँ, और वो सच में चौंकाने वाली बात थी। मतलब आप सोचिए, पटना हाईकोर्ट ने केस की सुनवाई पूरी होने के 2 साल बाद फैसला सुनाया। 2 साल? जी। बहस खत्म हुई 23 अगस्त 1995 को और फैसला आया 14 अगस्त 1997 को। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बहुत सख्त टिप्पणी की। उन्होंने कहा ये सिर्फ न्याय में देरी यानी जस्टिस डिलेड नहीं है, ये तो न्याय को रोकना यानी जस्टिस विथहेल्ड है, जो और भी बुरा है। यकीनन 2 साल तक फैसला ही ना सुनाना, क्या इसे मौलिक अधिकारों का हनन माना गया? बिल्कुल माना गया। कोर्ट ने साफ तौर पर संविधान के अनुच्छेद 21 का जिक्र किया, जिसमें जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है और उसमें त्वरित सुनवाई का अधिकार भी शामिल है। कोर्ट में कहा कि फैसला सुनाने में इस तरह की अकल्पनीय देरी नागरिक के मौलिक अधिकार का सीधा उल्लंघन है, और इससे होता क्या है, न्यायपालिका में जो आम जनता का विश्वास है वो कमजोर होता है। जाहिर है। तो इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? कुछ निर्देश दिए? हाँ, कोर्ट ने सिर्फ चिंता जताकर बात खत्म नहीं की। उन्होंने भविष्य के लिए हाई कोर्ट्स के लिए बाकायदा विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए। क्या थे वो दिशा निर्देश? जैसे कि जज जब किसी केस में फैसला सुरक्षित रखते हैं तो वो तारीख और फैसला सुनाने की प्रस्तावित तारीख रिकॉर्ड में दर्ज होनी चाहिए। ओके। फिर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उन्हें हर महीने इस पर नजर रखनी चाहिए कि फैसले ज्यादातर 2 महीने के अंदर सुना दिए जाएं। 2 महीने की सीमा? हाँ, और अगर किसी केस में फैसला 3 महीने से ज्यादा लटक जाए तो जो पार्टीज हैं, मतलब केस के पक्षकार, वो जल्दी फैसले के लिए अर्जी दे सकते हैं। और अगर उससे भी ज्यादा देर हो जाए? अगर 6 महीने से ज्यादा बीत जाए तो पक्षकारों को ये अधिकार दिया गया है कि वो चीफ जस्टिस के पास जाकर ये मांग कर सकें कि केस उनसे वापस लेकर किसी और बेंच को सौंपा जाए ताकि फैसला जल्दी आ सके। ये तो काफी ठोस कदम उठाए गए। तो कुल मिलाकर अगर देखें, अनिल राय केस से हमने ना सिर्फ सामान्य उद्देश्य जैसे पेचीदा कानूनी सिद्धांत की बारीकियां समझी, बल्कि सबूतों को कैसे देखा परखा जाता है, इस पर भी काफी कुछ सीखने को मिला। सही कहा। और शायद जो सबसे महत्वपूर्ण सबक है वो ये कि इस फैसले ने न्यायिक प्रक्रिया में खासकर फैसला सुनाने के स्तर पर होने वाली भयानक देरी के मुद्दे को बहुत गंभीरता से उजागर किया और उसे ठीक करने के लिए व्यवहारिक रास्ते भी सुझाए। ये केस हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या सिर्फ किसी तरफ फैसला दे देना ही न्याय है या फिर समय पर फैसला देना वो न्याय का एक अभिन्न अंग है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत देर से मिला न्याय असल में अन्याय ही बन जाता है?